सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार तिग्गा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय इंदिरा गांधी महाविद्यालय पंडरिया। आप सभी को ज्ञात है कि इन दिनों हमारा प्रदेश विश्व ही नहीं प्रदेश जो है कोरोना वायरस से प्रभावित है। इस कठिन परिस्थितियों में प्रदेश के अगुवे ने, देश के अगुवे ने जो भी फैसला लिया है, आइए हम सब उनके साथ सहभागिता के साथ कदम मिला के चले। अब विद्यार्थी इन बहुमूल्य समय का आप अपने घरों में रह के अधिक से अधिक पढ़ाई करने में लगाएं। बहरहाल आइए आज हम कुछ टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज हमारा टॉपिक है अरस्तु का संविधान का वर्गीकरण। उससे पहले हम थोड़ा संविधान के बारे जानेंगे। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का अर्थ राज सत्ता में भाग लेना है, अर्थात राज्य के नीति निर्धारण एवं न्यायिक कार्यों में किनका अधिकार है। अरस्तु ने अपने संविधान विषयक धारणा में इन्हीं का उत्तर दिया है। इन्हीं का उत्तर उन्होंने दिया है। संविधान विषयक में कुछ विशेषताएं निकल के आती है। अरस्तु राज्य, संविधान और दल को एक ही मानता है। अरस्तु राज्य, संविधान और दल को एक ही मानता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो यह अनुचित प्रतीत हो सकती है, परंतु यूनान के तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर देखा जाए तो यह उचित होती है। उचित होती है। यूनान के लगभग प्रत्येक नगर राज्यों में वर्गतंत्रियों और जनतंत्रियों के मध्य संघर्ष चलता रहता था। उनमें किसी एक दल के नेता का विजयी होना यह सिद्ध नहीं करता था कि उनका सरकार बन जाए, अपितु उनके मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन हो जाता था। मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन हो जाता था। इसलिए जनता नैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से परिवर्तित हो जाते थे। किसी विशेष दल का विजयी होना सिर्फ सरकार बना लेना ही काफी नहीं था, अपितु इसका परिणाम क्रांति के रूप में परिणित होता था। रूस में और चीन में क्रमशः 1917 और 1949 में जो कुछ भी हुआ वह अरस्तु का अर्थ में गीता जागता उदाहरण है। आइए अब हम राज्यों के वर्गीकरण के संबंध में चर्चा करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि अरस्तु ने राज्य, संविधान और दल को एक ही माना है। अरस्तु के आधार पे राज्यों का वर्गीकरण, अरस्तु ने वर्गीकरण के दो आधार बताए हैं। पहला आधार संख्या का आधार, दूसरा नैतिक आधार। संख्या आधार का तात्पर्य प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। दूसरा नैतिक आधार। नैतिक आधार का तात्पर्य शासक का उद्देश्य या लक्ष्य क्या होता है। ठीक है। इस प्रकार से संख्या के आधार पे एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यक व्यक्तियों का शासन, इस आधार पर अरस्तु ने तीन भेद बताए हैं। उसी प्रकार के नैतिक आधार पे इस तीन भेद के अनुरूप दो रूप निरूपित किया है। पहला स्वाभाविक रूप, दूसरा विकृत रूप। स्वाभाविक रूप और विकृत रूप से तात्पर्य यह है कि शासन सामान्य हितों को ध्यान में रखकर अगर किया जाता है तो वह शासन का स्वाभाविक रूप कहलाता है। इसके विपरीत अगर शासक सामान्य हितों को दरकिनार करते हुए स्वहित या व्यक्तिगत हित के द्वारा कार्य करता है तो शासन का वह विकृत रूप कहलाता है। इस तरह से राज्यों के निर्धारण अरस्तु ने दिया है। आइए हम अब अरस्तु के वर्गीकरण का देखते हैं। मैंने चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया है। संख्या का आधार, दूसरा मैंने लिया है नैतिक आधार। संख्या के आधार पे
एक व्यक्ति, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक। शासन का स्वाभाविक स्वरूप एक तंत्र अथवा राजतंत्र, कुलीन तंत्र, बहुतंत्र अथवा संवैधानिक तंत्र। उसी तरह उसका विकृत स्वरूप निरंकुश तंत्र, आततायी तंत्र, वर्ग तंत्र अथवा धनिक तंत्र, भीड़ तंत्र। हम एक एक क्यों जानने का प्रयास करेंगे। जब एक व्यक्ति सामान्य हितों को ध्यान में रखकर शासन का संचालन करता है तो वह एक तंत्र या राजतंत्र कहलाता है। किंतु जब शासक सामान्य हितों को दरकिनार करके व्यक्तिगत या स्वार्थ हित को ध्यान में रख के कार्य करता है तो वह शासन का विकृत स्वरूप अर्थात निरंकुश तंत्र या आताताई तंत्र में परिणित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग, यहाँ अल्पसंख्यक से तात्पर्य है कुछ व्यक्तियों का शासन। कुछ व्यक्तियों के शासक जब सामान्य हितों को ध्यान में रख के शासन का संचालन करते हैं तो वह कुलीन तंत्र कहलाता है। परंतु जब यहाँ शासक स्वहितों को ध्यान में या शासक के हितों को ध्यान में रख के शासन का संचालन किया जाता है तो वह वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र में परिणित हो जाता है। अगला है बहुसंख्यक वर्ग। बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा शासन का संचालन करना बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र कहलाता है। जब अव्यवस्था फैल जाती है तब भीड़ की महत्ता को ध्यान देके तो शासन का संचालन में सहयोग प्रदान किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, भीड़ तंत्र। अरस्तु ने इसी भीड़ तंत्र को डेमोक्रेसी नाम दिया है, जबकि बहुतंत्र और संवैधानिक तंत्र अरस्तु के अर्थ में वर्तमान का प्रजातंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम इससे पूछने के लिए विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। इस पूरे वर्गीकरण से जो विशेषताएं निकल के आई हैं उसमें कुछ अरस्तु महोदय ने कहा है कि अरस्तु ने शासन व्यवस्था और सामाजिक तत्वों में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। जैसे कि अरस्तु के अनुसार एक तंत्र, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, आताताई तंत्र, कुलीन तंत्र या वर्ग तंत्र, ये सिर्फ धनिक वर्गों की प्रधानता को प्रदर्शित करता है, जबकि बहुतंत्र, संवैधानिक तंत्र और भीड़ तंत्र निर्धन वर्ग को की प्रधानता को प्रदर्शित करता है। दूसरा जो विशेषता निकल कर आया है, अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की भांति राजनीतिक परिवर्तन को कालचक्र बताया है। जैसे कि उसने स्पष्ट किया है कि उनका मानना है, अरस्तु महोदय